नमस्कार दोस्तों, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट सचिन। एक और इम्पॉर्टेंट वीडियो जो लोग प्रॉपर्टी खरीदते और बेचते हैं। स्टैम्प ड्यूटी सबसे बड़ा इशू है और लोगों को इसकी बहुत बड़ी इग्नोरेंस है, एजुकेट नहीं है कि स्टैम्प ड्यूटी कैसे पे करनी है, कैलकुलेट कैसे होगी, पे कहाँ करनी है, कैश में क्या पे कर सकते हैं। अभी मेरे पास केस आया था नोएडा का, 5 करोड़ की प्रॉपर्टी थी, टीएम उसने पे कर दिया और स्टैम्प ड्यूटी जो है वो कैश में पे कर दी। केस लगा, 5 करोड़ तो उसने एक्सप्लेन कर दिया, स्टैम्प ड्यूटी जो कैश में पे करी वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया, वो एडिशन हो गया और मेरे हिसाब से वो एडिशन कंफर्म भी हो जाएगा, उसके ऊपर उसको टैक्स पे करना पड़ेगा, नो डाउट। इसी कड़ी में एक केस और भी आया जहां पे 18 करोड़ का कैश डिपॉजिट था एक एडवोकेट के अकाउंट में। मैंने पूछा भाई तेरे पास क्यों जमा इतना कैश? कह रहा जी लोग मेरे पास आते हैं प्रॉपर्टी जो खरीदते हैं, मैं तहसील में बैठता हूँ, लोग मुझे कैश देते हैं, मैं कैश अपने अकाउंट में जमा कराता हूँ, स्टैम्प पेपर खरीद के दे देता हूँ, कभी 100 रुपये, कभी 200, कभी 500 स्टैम्प पेपर के हिसाब से ले लेता हूँ मैं। उसका भी केस लगा हुआ है। तो बड़ा कन्फ्यूजन और लोगों को नॉलेज नहीं है। आज की वीडियो उसी के ऊपर है कि स्टैम्प ड्यूटी के बारे में जो भी आपके दिमाग में क्वेश्चन होंगे सारे मिल जाएंगे, और प्रॉपर्टी को लेके कोई भी क्वेश्चन होगा एक एक वीडियो मैंने बना रखी है, प्ले लिस्ट में भी मैंने दे दी है, आप जरूर देख लीजिएगा। सेल, परचेज, टीडीएस, कैश, सर्कल लेट, स्टैम्प ड्यूटी, सब। आज की वीडियो नया टॉपिक, स्टैम्प ड्यूटी ऑन परचेज ऑफ प्रॉपर्टी। दोस्तों सबसे बड़ा पहला क्वेश्चन और बड़ा क्वेश्चन, स्टैम्प ड्यूटी हमेशा बायर पे करता, बायर, ध्यान रखिएगा। मेरे पास कई क्वेश्चन आते हैं, जो प्रॉपर्टी खरीदता है उसी को पेमेंट करनी पड़ती है स्टैम्प ड्यूटी की। अब स्टैम्प ड्यूटी जो होती है ये स्टेट वाइज इसके रेट डिसाइड होते हैं। दिल्ली में रेट अलग है, यूपी में रेट अलग है, हरियाणा में अलग है, पंजाब में अलग है, हर एक स्टेट वाइज रेट अलग होते हैं। वुमेन्स के अलग होते हैं, जेंट्स के अलग होते हैं, यानी कि मैन वुमेन्स में दोनों में फ़र्क है, रेट का फ़र्क है। रेट कहाँ से मिलेगा स्टैम्प ड्यूटी का, कितना पे करना है, ये आपका बताएगा डीड राइटर। यानी कि अगर मैं दिल्ली में कोई प्रॉपर्टी ले रहा हूँ और वो 2 करोड़ की है, एग्जाम्पल, हो सकता है हस्बैंड और वाइफ दोनों ज्वाइंट में ले रहे हो, तो डीड राइटर आपकी लोकेलिटी चेक करेगा, प्रॉपर्टी कहाँ है वो चेक करेगा, हस्बैंड का शेयर अलग निकालेगा, वाइफ का अलग निकालेगा, उसके ऊपर परसेंटेज लगाएगा कि 7% हस्बैंड का हो गया, 6% वाइफ का हो गया, एवरेज जो है 6.5% बैठता है, 2 करोड़ के ऊपर इतना लगेगा, प्लस में अदर चार्जेस ये लगेंगे, इतनी स्टैम्प ड्यूटी पे करनी है। इस तरीके से आप पता कर सकते हैं कि कितनी स्टैम्प ड्यूटी पे करनी है। जब कभी भी डील करें प्रॉपर्टी की, तो जो रजिस्ट्री कराने वाला होगा, जो डीड राइटर होता है, जो आपके पेपर ड्राफ्ट करता है, जो आपको ले जाता है, फोटो खिंचवाता है, हेल्प करता है आपकी रजिस्ट्री कराने में, वही आपको बताएगा कि कितनी स्टैम्प ड्यूटी निकलेगी आपकी प्रॉपर्टी पे। और ये जो रेट है 2 करोड़ का, ये वो रेट है जो आप एक्चुअल में पे करते हो। प्रॉपर्टी में जनरली इंडिया में जो कल्चर है 60-40 का रेशियो होता है, 50-50 का रेशियो होता है, तो जो वाइट में दे रहे हो वो वाला रेट है, उसके ऊपर स्टैम्प ड्यूटी। कैश का कोई रोल नहीं है, ये ट्रांजैक्शंस वाइज होता है, यानी कि जरूरी नहीं है कि हर बार आपको स्टैम्प ड्यूटी पे करनी पड़े। कैश वाले पोर्शन पे आऊँगा अभी, जो मेरा मेन मुद्दा है, पर आपको पता है मैं प्रैक्टिकल बातें बताता हूँ, थोड़ी सी एक्स्ट्रा नॉलेज। ये ट्रांजैक्शन वाइज है, यानी कि अगर रिंग्लिशमेंट डीड है, आरडी है, तो हो सकता है आपको कोई भी स्टैम्प ड्यूटी ना पे करनी पड़े। एग्जाम्पल के लिए, किसी के घर के अंदर 3 भाई बहन हैं, फादर की डेथ हो गई है, बड़े भाई के नाम पे पूरी प्रॉपर्टी जानी है, तो क्या होगा, बाकी जो 2 छोटे हैं या बड़े हैं जिसके पास भी नहीं जा रही है, वो अपना राइट त्याग देंगे, आरडी तैयार हो जाती है, रिंग्लिशमेंट डीड। बड़े बेटे के नाम पे सारी प्रॉपर्टी चली जाएगी फादर की, उसके लिए आपको कोई भी स्टैम्प ड्यूटी नहीं पे करनी है। म्यूटेशन के लिए कोई भी पे करने की जरूरत नहीं है। गिफ्ट, मान लीजिए एक भाई अपने भाई को गिफ्ट देना चाहता है प्रॉपर्टी, या फादर मदर चाहते हैं जीते जी अपने बच्चों में प्रॉपर्टी को गिफ्ट कर दें, दे दें, ये स्टेट वाइज डिपेंड करता है। किसी स्टेट के अंदर गिफ्ट फ्री है, किसी के अंदर इक्वलेंट टू स्टैम्प ड्यूटी जो बनती है सेल परचेज में वही पे करनी पड़ती है। कहीं 5,000 रुपये में भी गिफ्ट डीड हो जाती है प्रॉपर्टी की, तो अलग अलग मैटर है, मैं उसको लेंथी नहीं ले रहा यहाँ पे। सेल के केस में भी अलग तरीके में ये होता है, सबसे ज़्यादा जल्दी जब सेल होती है या परचेज होती है, एक के लिए सेल है, एक के लिए परचेज है, तब आपको वो नॉर्मल रेट रखते हैं जो हर एक स्टेट वाइज होते हैं। ये क्लियर हो गया आपका। ट्रांजैक्शन वैल्यू और सर्कल वैल्यू जो हायर होगी उसके ऊपर पे होगा। मान लीजिए एक प्रॉपर्टी का सर्कल रेट 1 करोड़ है और आपने उसको 1.5 करोड़ में खरीदी है, तो सर्कल रेट आपको 1.5 करोड़ पे करना पड़ेगा, भी ध्यान रखिएगा, हायर। मान लीजिए प्रॉपर्टी थी 1 करोड़ की, आपने बोला मैं 90 लाख की लूंगा इसको, जी बार्गेनिंग कर लिया आपने, 1 करोड़ का सर्कल रेट था,
और 90 लाख की आपने खरीदी है। अब आपको 1 करोड़ के ऊपर स्टैम्प ड्यूटी पे करनी पड़ेगी, यानी कि विच एवर इज हायर होगा हमेशा। स्टैम्प ड्यूटी हमेशा मिनिमम सिक्योरिटी पे करनी पड़ती है। अगर आप उससे ज़्यादा पे कर रहे हो तो ज़्यादा पे करनी पड़ेगी, यानी कि इन दोनों केसों में 1.5 करोड़ है और इन दोनों केसेस में 1 करोड़ रुपये पे, क्योंकि ये सर्कुलेट है आपका 1 करोड़ किसी प्रॉपर्टी का। क्लियर हो गया ये भी। ऑलवेज बायर पेड, हमेशा बायर पे करता है, कोई दिक्कत नहीं, ये रूल है, बायर ही पे करता है। बहुत जगह नहीं, मैं कह रहा हूँ इंडिया में जितने भी स्टेट हैं सब जगह फैसिलिटी है कि आप बैंकिंग आरटीजीएस से पे कर सकते हो और कैश से पे कर सकते हो। दिल्ली के अंदर दिल्ली गवर्नमेंट का और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों का एक अकाउंट नंबर है, जो डीड राइटर होते हैं आपको अकाउंट नंबर बता देंगे, अमाउंट बता देंगे, आप उनको आरटीजीएस कर दो, वो आरटीजीएस नंबर आप अपने डीड राइटर को दे दो, डीड राइटर हमेशा आपको वो स्टैम्प पेपर निकाल के दे देगा। पहले तेल की घोटाला हुआ था, याद होगा, तेल की स्टैम्प पेपर घोटाला, उस वजह से सिस्टम आया है। अब मैनुअल नहीं है, कुछ जगह चलते होंगे मुझे पता नहीं है, मैं तो दिल्ली एनसीआर का जानता हूँ ज़्यादातर, और बाहर भी जो है अब सारे ऑनलाइन निकलते हैं स्टैम्प पेपर। तो आप उनको ट्रांजेक्शन दे दो, मतलब पेमेंट कर दो उस बैंक अकाउंट में, सरकार का नंबर जो आरटीजीएस का है वो उनको शेयर कर दो, आपको मिल जाएगा। एक चीज़ का और ध्यान रखना है, जब कभी भी आप पेमेंट करें तो मान लीजिए ज्वाइंट में अगर है तो जो मेन एप्लीकेंट है उसी के बैंक अकाउंट से जाए, क्योंकि जिसके बैंक अकाउंट से जाता है उसी के नाम पर स्टैम्प पेपर निकलते हैं, वरना गलत हो जाएगा। और उसको बता दीजिए डीड राइटर को, जैसे मान लीजिए सचिन और निधि के नाम से प्रॉपर्टी ली मैंने, मैं पे कर दूंगा, मेरे स्टैम्प पेपर में लिखा आएगा सचिन एंड अदर, ऐसे लिखा आ जाएगा। तो ध्यान रखें वही पे करे जो प्रॉपर्टी में ऑनर हो, कहीं और से पे ना करवा दें इस चीज़ का। कैश जो बता रहा हूँ, केस लग गया 5 करोड़ वाले का, उसने कैश में स्टैम्प ड्यूटी पे कर दी, केस लग गया हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन की वजह से, 5 करोड़ तो ने एक्सप्लेन कर दिया, स्टैम्प ड्यूटी एक्सप्लेन नहीं कर पाया कैश का, दो नंबर कैश मिला होगा उसने वो यूज़ कर लिया, वहाँ फंस गया वो। कैश में भी अलाउ है, ऐसा नहीं है कि कैश में आप स्टैम्प ड्यूटी नहीं पे कर सकते हो, लेकिन बैंक से विड्रॉ होना चाहिए। सब किसी की बस की नहीं है कि हर कोई जाके बैंक में आरटीजीएस करे, नंबर दे, लोगों को नॉलेज भी नहीं है, हम तो पढ़े लिखे हैं, हम ये समझ जाते हैं, दिक्कत है। लेकिन जो 2 नंबर का कैश मिलता है प्रॉपर्टी में या 2 नंबर का रखा हुआ है, वो उससे आप स्टैम्प ड्यूटी नहीं खरीद सकते। छोटा मोटा अमाउंट है, 10,000, 15,000, 20,000, 50,000, 1 लाख तक का है, मैं नहीं समझता प्रॉपर्टी छोटी है तो इसमें कोई केस लगता हो किसी का, क्योंकि दिक्कत तभी आएगी जब केस लगेगा। वैसे कौन पूछ रहा है, कर रहे पूरे इंडिया में, मैं यहाँ बात कर रहा हूँ जहाँ पे हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन हैं, जहाँ आप सोचते हो कि यार कैश पड़ा हुआ है, इससे मैं स्टैम्प पेपर खरीद लेता हूँ, कौन देख रहा है। तो अगर आपकी हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन हैं 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, मैं मानता हूँ ये हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन हैं, वहाँ पर आप 2 नंबर वाला कैश यूज़ नहीं कर सकते स्टैम्प ड्यूटी के लिए। एक चीज़ और, डीड राइटर जितने भी हैं या जो अदर हैं, डोंट डिपॉजिट कैश। जो मेरे पास केस आया 18 करोड़ का कैश जमा था, वो मुझसे ही कह रहा था कि सर 1 साल में मेरा सबसे कम है, जो मेरे बराबर में एडवोकेट बैठता है उसका तो 110 करोड़ रुपए कैश डिपॉजिट है। मैं हैरान था, कह रहा उसका भी केस लगा हुआ है। मैंने कहा यार कैसे एक्सप्लेन करोगे, ना उसके पास नाम है, ना उसने कोई रजिस्टर मेंटेन करा हुआ है, ना कोई सिस्टम है, 18 करोड़ का सोर्स बताएगा क्या वो। मेरे पास का केस है, कर रहे हैं, देखते क्या करते हैं उस केस में, लेकिन कोशिश कर रहे हैं कि आप कैश जमा ना लें अपने अकाउंटों के अंदर और बाकी लोग भी कैश ना दें, डायरेक्ट बैंक से कर लें। आपके पास बैंक है, आप बात कर लीजिए, भर लीजिए, डीड राइटर ही आपकी हेल्प कर देगा। लेकिन थोड़े लालच के चक्कर में वो भी कैश दे देते हैं और जो डीड राइटर है वो भी कैश ले लेते हैं कि चल थोड़ा पैसा बच जाएगा। इसकी इम्प्लीकेशन बहुत भारी पड़ जाती है बाद में, कैश को लेके सिस्टम रिपोर्ट हो जाता है। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी है वो भी मेरे से पूछ लीजिएगा। वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जितना हो सके इसको अपने सर्कल में शेयर करें। हर आदमी स्टैम्प ड्यूटी पे करते वक्त कंफ्यूज रहता है, पे कितनी करनी है, कब पे करनी है, कहाँ पे करनी है, कैश में दे दूँ। बहुत सारे फैक्टर जुड़े हुए हैं इस चीज़ से, ट्रांजैक्शन टाइप, स्टेट वाइज और किस ड्यूटी पे करना है, लोअर हायर, ये आपको सिर्फ मेरी वीडियो में मिलेगा। तो जितना हो सके व्हाट्सअप फेसबुक जरूर शेयर करें सब जगह। और अगर फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये इंडिया का इकलौता प्रैक्टिकल चैनल है जहाँ पे आपको सिर्फ प्रैक्टिकल बातें सुनने को मिलेंगी। 10 मिनट की वीडियो देख के आप अपने हजारों लाखों करोड़ों रुपए बचा सकते हो और फाइनेंस के गुरु बन सकते हो। मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।